और कुछ बताया? आप बताओ, निरंतर आप बताओ। ये solvent is a substance that acts as a medium in which the substances can be dissolved. In such a way, water is also a solvent, but it will be a universal solvent as it can dissolve various solutes and various substances. Due to this main reason, it is difficult to find pure water in nature naturally. और ये वाटर मॉलिक्यूल दो चीज़ों में बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें दो हाइड्रोजन के होते हैं, एक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर किसी स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उस पूरे हम मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? पोलर। क्या कहते हैं? पोलर। क्योंकि उसमें क्या है कि एक बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? पोलर मॉलिक्यूल। जिसमें दो पोल ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर। क्या कहते हैं? नॉन पोलर। दो पोल मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ना हो। क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर। और मतलब बहुत कम पोलैरिटी हो तो उसे नॉन पोलर, और जिसमें नेगेटिव से। इज इट ओके? अब ये कह रहे हैं द ऑक्सीजन एटम कैरीज ए नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन तो ये क्या है? पोलर है। क्या है? पोलर है। हो गया। वाटर हैज ए हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जानने की कोशिश करते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फिर देखते हैं वो हाई और लो क्या है। कह रहे हैं एज ए रिजल्ट इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड डिसॉल्व्स इवन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर यूजुअली इलेक्ट्रोवैलेंट। बोलते हैं इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? इसका हाई होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनका हाई होता है जिनकी पोलैरिटी ज़्यादा हो, जिनकी पोलैरिटी ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब इसका फार्मूला ही मेरे को लगता है पोलैरिटी इनटू चार्ज होता है। ठीक है, किसका? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो ये कह रहे हैं कि ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट तब हाई होता है जब पोलैरिटी हाई होएगी और चार्ज हाई होएगी। तो ये कह रहे हैं कि तब क्या होता है? तब एज ए रिजल्ट इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड डिसॉल्व्स द। बोलते इसके अंदर खुद ही मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि ये क्या करता है? बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव साइड चले जाएगा, नेगेटिव साइड पॉजिटिव चले जाएगा और वो उसको डिसॉल्व कर लेगा। तो कह रहे हैं सब्सटेंसेस दैट आर रैपिडली इनसॉल्युबल इन वाटर एक्चुअली डिसॉल्व इन इट इन ट्रेसेस। बोलते जो मतलब जैसे मैं पत्थर डाल रही हूँ तो नहीं डिसॉल्व हो रहा, सैंड डाल रही हूँ वो नहीं डिसॉल्व हो रहा, रेत डाल रही हूँ वो नहीं, सैंड और रेत एक ही बात है, डाल रही हूँ वो नहीं डिसॉल्व हो रहा। क्यों? क्योंकि वो इनसॉल्युबल इन वाटर एक्चुअली बोलते वो जो है बहुत कम उसमें घुल रहा है। इवन व्हेन वी पुट वाटर इन ए ग्लास वेसल एन एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लास डिसॉल्व इन इट। इट इज फॉर दिस रीजन दैट व्हेन डिस्टिल्ड वाटर इज केप्ट इन ए सील्ड ग्लास बॉटल फॉर ए लॉन्ग टाइम इट लीव्स एचिंग ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द ग्लास। वो एक लेयर छोड़ देता है। अगर बड़े दिनों तक जो है अगर हम लोग डिस्टिल्ड वाटर को भी रख देंगे तो वो भी थोड़ी बहुत क्या छोड़ेगा। वैसे डिस्टिल्ड वाटर जो है वो बिल्कुल साफ वाटर होता है, लेकिन फिर भी एक लेयर जो है उसके ऊपर जहाँ तक वो रहेगा जितने दिन तो वहाँ पे एक लेयर छोड़ देगा। तो कह रहे हैं टू शो दैट ऑर्डिनरी टैप वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड साल्ट्स। बोलते ये जो हम लोग नल से पानी निकालते हैं इसमें कुछ ना कुछ घुले हुए सॉल्ट्स होते हैं। ये पता करने के लिए पुट सम टैप वाटर ऑन ए क्लीन वॉच ग्लास। साफ सुथरे वॉच ग्लास के ऊपर क्या लो? टैप वाटर ले लो। ठीक है, और एंड प्लेस इट, और ये देखो ये है वॉच ग्लास, ठीक है, ये है बिकर, बिकर के ऊपर इसको रख दो और बिकर में भी पानी ले लो। क्या बोला? टैप वाटर आपने किस में लेना है? मतलब क्लीन ग्लास के अंदर, और नीचे क्या लेना है? बिकर।
ठीक है, ले लिया और बीकर में भी आपने पानी ले लिया और इसको क्या करो, बॉईल करना शुरू कर दो। पानी इवेपोरेट होता जाएगा। when all the water has evaporated from the boil, remove it from the burner and let it go। ठीक है, जब पूरा हो जाए तो इसको क्या करो, बर्नर से हटा दो। सारा इवेपोरेट हो गया वाटर, रिमूव इट फ्रॉम द बर्नर एंड लेट इट कूल। नीचे क्या दिखेगा आपको, वो वाइट वाइट जैसे वो सॉल्ट दिखेगा, स्कम ऑफ सॉल्ट या लेयर्स ऑफ द सॉल्ट। तो कह रहे हैं ऑन लुकिंग एट द वॉच ग्लास अगेंस्ट लाइट ए नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ द सॉलिड मैटर दिखेंगी, ऐसे ऐसे करके थोड़ा 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 करके ऐसे ऐसे दिखेगा उसमें लेयर। और वो क्या होगा, बिहाइंड क्या है, वो सॉलिड जो लेफ्ट हुआ है वो क्या है, सॉल्ट है। तो दिस प्रूव्स दैट टैप वाटर कंटेन्स सॉल्ट्स इन इट। Tap water, river water and well water contain dissolved solids, but rain water and distilled water do not contain dissolved solids, so concentric rings are not formed in their case। समझ आ गई? डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होता है उबलने पे भी, लेकिन बाकी सभी वाटर में इसलिए उसमें लेयर जम जाती है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। और अभी तक हमने ये पढ़ा कि वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, ठीक है। और हमने पढ़ा कि किस तरह से एक एक्टिविटी पढ़ी जिसमें हमने पता किया कि टैप वाटर के अंदर और रेन वाटर के अंदर और ओशियन और लेक्स में जो वाटर होता है उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, जबकि डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होते। वो कैसे हमने प्रूव कर लिया। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर, बोलते हैं जो सॉल्ट्स पानी के अंदर डिसॉल्व है और हम पीते हैं टैप वाटर का, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। बोलते हैं एक तो ये सॉल्ट और मिनरल जो इसमें होते हैं टैप वाटर में और इसमें, ये इम्पॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। और दे ऐड टेस्ट टू वाटर, इससे थोड़ा टेस्ट भी आता है वाटर में। दे सप्लाई द एसेंशियल मिनरल, और जो हमें जरूरी मिनरल्स चाहिए वो भी ये सप्लाई करते हैं। तो हमने पढ़ा कि सॉल्ट प्रेजेंट तो हैं लेकिन उनके क्या कुछ फ़ायदे हैं, तो हमने जान लिया प्लांट्स को भी फ़ायदे हैं, हमारी बॉडी को भी फ़ायदे हैं, ठीक है। इसके बाद है एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर। इसके बाद क्या है, एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर। एयर इज प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड स्टेट इन ऑल द नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। बोलते एयर जो है वो नेचुरली प्रेजेंट है किसके अंदर, सभी सोर्सेज, चाहे टैप वाटर हो, चाहे लेक हो, चाहे ओशियंस हो, सी हो। ऑफ द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। बोलते एयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, CO2 है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, मतलब ट्रेसेस में बहुत सारी गैसेज है, लेकिन जो इनमें से सबसे ज़्यादा डिसॉल्व हो जाती है पानी के अंदर वो कौन सी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो सिंस ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर कंपेयर टू, बोलते ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोर सॉल्युबल है लेकिन उसमें भी नाइट्रोजन उससे ज़्यादा सॉल्युबल है। तो कह रहे हैं कंपोजिशन ऑफ द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर डिफर फ्रॉम द ऑर्डिनरी एयर। तो कह रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर, नेचुरल, ये समझ आई बात। इन्होंने बोला कि बाहर जो हवा होती है उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ट्रेसेस में तो बहुत सारी प्रेजेंट होती है। बोलते लेकिन जो पानी में घुल जाती है ना हवा, वो उस हवा की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, क्योंकि उस हवा में वो कंपोजिशन होगी जो पानी में घुल सकती है, और वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा, और उसमें भी ऑक्सीजन ज़्यादा घुलेगी क्योंकि उसके घुलने की कैपेसिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। द कंपोजिशन ऑफ द एयर क्या होती है, 33% ऑक्सीजन कंपेयर टू 21 इन द ऑर्डिनरी एयर। बोलते पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो 33% होती है, जबकि हवा में वो 21% होती है। 66% नाइट्रोजन एंड 1% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व होती है पानी के अंदर एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी। पता लग गया, इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है कौन कौन सी गैसेस, ठीक है। इसके बाद है टू शो दैट टैप वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड गैसेस। आपने ये पता करना है जो पानी
नल से आ रहा है उसमें क्या है, घुली हुई गैसेस है। ये हमें प्रूव करना है, डेमोस्ट्रेट करना है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और एक्सपेरिमेंट में हमने ये ले लिया, इसे क्या कहते हैं, बॉटल फ्लास्क। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राउंड। ये देखो राउंड है, ये राउंड बॉटम इसका राउंड है, तो इसको कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। इसका ऊपर से ऐसे है, नीचे से ये राउंड है, तो इसको कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, इसको पूरी तरह से आपने पानी से भर लेना है। भर लिया एंड अरेंज द apparatus, और ये इस तरह से अरेंज कर देना है। कैसे अरेंज किया है, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है और इस तरफ इन्होंने इन्वर्टेड क्या कहते हैं वो थर्मामीटर लिया है, नीचे इन्होंने एक ओपन ग्लास लिया है और इसके अंदर क्या डाल दिया इन्होंने, वाटर, और इस तरफ इन्होंने भरा हुआ पानी और नीचे से हीट करना शुरू कर दिया, अरेंज कर दिए सारे apparatus। और एक ट्यूब ब्यूरेट फिल्ड कम्प्लीटली विद वाटर इज इन्वर्टेड। ये जो इसे ब्यूरेट का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ से ये क्लोज और ओपन हो सकती है, इन्वर्ट कर दी है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज डिलीवरी ट्यूब। ये क्या है, डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, इसको भी यहाँ कस के बंद कर दिया यहाँ से। और तो हमारे पास क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क, डिलीवरी ट्यूब और इन्वर्टेड ब्यूरेट। हीट द वाटर, नाउ हीट द वाटर, ऑब्जर्व। आप देखोगे गैस बबल, जैसे जैसे ये गर्म होना शुरू होगा यहाँ से गैस बबल आना शुरू कर देंगे। एस्केप्स फ्रॉम द वाटर, दे आर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड ट्यूब, और ये यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ऊपर ऊपर यहाँ से जाते जाएंगे और यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गैसेज कंडेंसेस, अब बोलते द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गैसेज कंडेंसेस ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड वाटर। बोलते ये जो यहाँ से ये आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जब ये कोल्ड वाटर के कंसर्न में आएंगे तो ये कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर से ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। कंडेंस का मतलब क्या, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो फिर से हम पढ़ते हैं, हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे जैसे हमने ये हीट करना शुरू किया, गैस के बबल डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इधर से होना शुरू कर गए और ऊपर चले गए, और जैसे जैसे ये ठंडे पानी के कंसर्न में आएंगे ये फिर से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इसमें वापस आते जाएंगे। बिल्कुल समझ आ गया। इसके बाद है द रिमेनिंग गैसेस कम फ्रॉम द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड दे एस्केप ऑन हीटिंग। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो बची हुई गैसेस हैं वो क्या आएंगी, कम फ्रॉम द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड दे एस्केप फ्रॉम हीटिंग। रीड द वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, बोलते ये धीरे धीरे करके यहाँ से निकलती जाएंगी, बबल्स की फॉर्म में कलेक्ट होती जाएंगी। द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड जो है उसको देखो वो कितना है इन द वाटर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज ऑफन एक्सप्रेस बाय द, बोलते कितनी घुली थी वो उस वॉल्यूम से पता लग जाएगा जो हमारे पास इकट्ठा होता जाएगा। इज इट ओके? तो ये कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2 इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन इतना, बोलते जब वाटर जो H2 होगी वो इतने % होगी, यूनिट होगी, और हाइड्रोजन क्लोराइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका इतना वॉल्यूम आएगा 506 और इसका 0.02। समझ आ गया एक्सपेरिमेंट? तो बोलते जैसे जैसे गैसेस आती जाएंगी उनका वॉल्यूम काउंट करते जाएंगे, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर कह रहे हैं द गैसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर कैन इजीली एक्सपेल्ड बाय बॉइलिंग द वाटर। बोलते ये अगर आपको ये जो गैसेस पानी के अंदर घुसी थी ये बड़ी आसानी से बाहर निकल जाती हैं जब वाटर बॉईल होने लगता है। जब वाटर बॉईल होने लगेगा ये गैसेस निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर और बॉइल्ड वाटर हैव नो टेस्ट। जब भी आप डिस्टिल्ड वाटर में, टैप वाटर का टेस्ट होगा, ठीक है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता। दैट इज व्हाई वी डोंट लाइक टू ड्रिंक दैट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जो डिजॉल्व्ड चीज़ें हैं वो नहीं प्रेजेंट होंगी, उसको बिल्कुल इवेपोरेट करके के चीज़ों को साइड में करके बॉईल करके फिर उसको ठंडा करके पैक किया जाता है। इज इट ओके? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। हमने पढ़ा कि टैप वाटर में किस तरह से एक्टिविटीज़ के थ्रू के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा कि पानी में भी गैसेस डिसॉल्व होती हैं, लेकिन उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होती है।
और हमने पढ़ा कि टैप वाटर जो है उसमें से गैसेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि बॉइलिंग के टाइम जो है वो गैसेस जो हैं वो एक्सपेल्ड होती रहती हैं। लास्ट में करवा रही हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। इसके क्या फ़ायदे हैं? जो हवा पानी के अंदर डिजॉल्व है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसमें क्या है, जो मैराइन में एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनको भी गैसेस चाहिए, और वो कहाँ से लेंगे? डिजॉल्व जो प्रेजेंट है। तो मैराइन लाइफ लाइक फिशेज यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर द रेस्पिरेशन। तो एक्वाटिक लाइफ सस्टेन जो है इसी की वजह से कर पा रही है। दूसरा, एक्वाटिक प्लांट्स मेक यूज ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड। तो क्या है कि एक्वाटिक प्लांट्स जो हैं वो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस, नीचे भी प्लांट हरे होते हैं ना पानी के अंदर भी, तो घुली हुई उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली वाटर ने, वाटर के साथ कंबाइन करके वहाँ भी सनलाइट पड़ेगी और इस तरह से वो ग्लूकोज बना रही है अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर रिएक्ट्स विद द लाइमस्टोन, ये ले लिया। बोलते ये कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली हुई है, ये जो पत्थर वगैरह प्रेजेंट होंगे उनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले होंगे उनके साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, और इससे क्या बनेंगे? उनके शेल्स। जो मैक्सिमम जो वाटर के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो शेल वाले होते हैं। कितने हैं देखो, कितने हैं ये? ऑयस्टर है, स्नेल्स हैं। तो इससे ही वो तैयार होता है, किससे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसे तैयार हुआ? जो CO2 पानी में डिसॉल्व थी वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट की और पानी और इन तीनों ने मिलके क्या बना दिया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इससे एनिमल के शेल तैयार हो गए। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लर्न करने हैं। और इसके अलावा इज इट ओके? ये इसको रख दो साइड में और अब निकालो केमिस्ट्री। दोनों समझ के फिर बैठो सीट पे, निकालो। केमिस्ट्री, बायो, सॉरी। अच्छा, ये बचा हमारा बस बायो का। बायो का मुझे लगता है कि 4 हमारे टिश्यू बचे थे, एनिमल टिश्यू, और हमने एक भी टिश्यू नहीं किया है, ठीक है। तो हमारे पास टिश्यू के नाम क्या क्या थे देवज्योत? एनिमल टिश्यू कौन कौन से हैं? मैंने बताए थे, 4 नाम बताने के बाद फिर मैंने छोड़ा था। मस्कुलर, नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल। गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो 4 है हमारे पास। अब सभी में हमने ये देखना है कि उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, उनकी शेप क्या है और उनका फंक्शन क्या है और उनकी टाइप्स क्या है। टाइप्स भी देखने हैं, कितने टाइप्स के हैं, कहाँ वो पाए जाते हैं, वो कितने टाइप के हैं, उनकी शेप क्या है, उनका फंक्शन क्या है, और चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाने की बात करूं तो आपका ये जो ग्राफ है इसमें जो है फ्लो चार्ट जो है वो कैसे बनेगा? इस तरह से। सबसे पहले टिश्यू, कौन से? एनिमल टिश्यू। फिर इसको आप बांट दोगे 4 हिस्सों में, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये इस तरह से। तो फर्स्ट में मेरे पास आएगा यहाँ पे एपिथेलियल, आ गया एपिथेलियल। फिर क्या आएगा? एपिथेलियल, नर्वस कर लो, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, आ गया कनेक्टिव टिश्यू। अब इसी तरह से फ्लो चार्ट में ये 3 टाइप्स के होते हैं, है ना, ठीक है। ये अपने आप में एक ही होता है, सिंगल। मस्कुलर अपने आप में 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये अपने आप में कार्टिलेज, बोन, ठीक है, लिगामेंट्स, टेंडन, ठीक है। इस तरह से फ्लो चार्ट बनाना है और इनकी डेफिनेशन करनी है, इनके फंक्शन करने हैं, ठीक है। तो हाँ, लेट अस स्टार्ट विद कि ये 3 टाइप्स के कौन से? इसमें है स्क्वाइमस और क्यूबॉइडल, ठीक है, कॉलुमनर और स्ट्रेटिफाइड, कॉलुमनर और स्ट्रेटिफाइड। अब आपको जब इसका ग्राफ इसका बनाओगे आप, कौन कौन से हैं? स्क्वाइमस, देवजोत आप भी बोलो, कॉलुमनर, क्यूबॉइडल, नहीं सिलिएटेड तो उसके उसमें आएगा ना, स्टेटेड एपिथेलियम, मैंने कहा सिलिएटेड, स्टेटेड हो गया, स्ट्रेटिफाइड
एपिथेलियम। ये 4 है। अब ये 4 भी अपने आप में, जैसे स्क्वायमस है ये फर्दर नहीं डिवाइडेड है, बट कॉलुमनर डिवाइडेड है, तो कॉलुमनर के भी बना लो आगे। तो इस तरह से ये क्या है, कॉलुमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। क्या है, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। तो इस तरह से सबसे पहले फ्लो चार्ट याद करो, फिर उसके बाद उनके बारे में याद करो। पहले कंप्लीट फ्लो चार्ट याद कर लो किसका क्या क्या है। ये फ्लो चार्ट आपको याद रहेगा तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। बायो ज़्यादातर फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद होती है। इसके बाद है लोकेशन। इट कवर्स द स्किन, सारी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू बाहर की। तो इट कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइक वेरियस बॉडी कैविटीज एंड इंडर। तो जितने भी अंदर के ऑर्गन्स हैं उनके बाहर जो लेयर है, और जो हमारी बाहर की लेयर है, और जितने हमारे अंदर के ऑर्गन की बाहर की लेयर है, वो सारी एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है, ठीक है। हो गया। तो कह रहे हैं द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन एंड द लाइनिंग सरफेस ऑफ द माउथ, नोज, लंग्स, स्टोमक। समझ आ गया, जो बोल ही दिया कि अंदर के, तो स्टोमक की लाइनिंग जो है बाहर की, हमारे बाहर की नोज के ऊपर की लाइनिंग, लंग्स के ऊपर की लाइनिंग, सारी क्या है, लोकेशन पता लगी किसकी, एपिथेलियल की, ठीक है। शेप क्या है, में भी ये फ्लैट भी हो सकते हैं, ये कोबाइडल भी हो सकते हैं, ये कॉलमनर शेप में भी, ठीक है। तो इन शेप, ये इसी शेप के हो सकते हैं, और इनके फंक्शन क्या है, ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं चीज़ों को, सीक्रेट कर सकते हैं चीज़ों को। एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, इसका मतलब इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है इसकी एपिथेलियल टिश्यू की है, और वो एब्जॉर्ब और सीक्रेट कर सकती है चीज़ों को। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। और स्किन जो है बाहर की, वो हमारे को बाहर से पैथोजन एंटर होने नहीं दे रही, तो वो क्या, प्रोटेक्शन भी करती है। तो प्रोटेक्शन करती है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करते हैं, सीक्रेट करते हैं चीज़ों को, और एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है, वो एपिथेलियल टिश्यू कहाँ है जो एब्जॉर्ब और सिक्रेशन में मदद करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इंटेस्टाइन, ठीक है। और सेंसरी परसेप्शन भी, सेंस भी कर सकता है ये चीज़, स्किन हमारी सेंस करती है। तो इट्स तो ये 4 टाइप्स के हैं। तो हमने लोकेशन पता कर ली, शेप पता कर ली, और हमने इसका फंक्शन पता कर लिया। अब हम देख रहे हैं इसकी टाइप्स। क्या देख रहे हैं, टाइप्स। टाइप्स में पहली आ गई स्क्वाइमस। इसमें क्या होता है, सेल से बनी होगी, थिन लेयर होगी, फ्लैट होगी, इसका न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा, और ये माउथ और नेजल कैविटी के ऊपर और लिम्फ में पाए, लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ तो फ्लूइड होता है और वो लिम्फ वेसल्स के अंदर होता है। तो लिम्फ वेसल्स इस चीज़ की बनी होंगी, और ब्लड वेसल्स इसकी बनी हुई हैं, और नेजल कैविटीज। इससे आपको क्या पता लगा, इससे आपको ये पता लगा कि जो भी बड़ी थिन लेयर है वो किस चीज़ की बनी है, स्क्वाइमस एपिथेलियल की बनी है। तो ये अंदर के पार्ट इंजरी से होने से प्रोटेक्ट करते हैं, जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं, और केमिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। खत्म हो गया। अब हमने इसके जो है, इसके बाद क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल नाम आ गया, तो क्यूब शेप होगा। क्या होगा, क्यूब शेप, क्यूब, ये जैसे ये है ना। तो कह रहे हैं इज फाउंड इन सम पार्ट ऑफ द किडनी, और तो ये कहाँ है, याद रखना है, कहाँ पाया जाता है, हाँ। और ये ग्लैंडुलर डक्ट सैलिवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियाटिक डक्ट में पाया। डक्ट पता है ना, पैंक्रियास का जो रास्ता होगा, डक्ट को पाथ बोलते हैं ना, सैलिवरी ग्लैंड, इन सब में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। और ये आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये बना के दिए बी, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये स्क्वाइमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और ठीक है ये। और ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हम करने जा रहे हैं, और ये है लेयर्स की फॉर्म में, एक के बाद एक, एक के बाद एक लेयर, और ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड में क्या क्या है, इनको हम बाद में देखते हैं। फाउंड इन द स्किन एंड इन कॉर्निया। कॉर्निया पता है ना कहाँ होता है, आईज में। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल, और इसकी बहुत, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब लेयर्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मीन्स लेयर। तो ये क्योंकि इसकी खूब सारी लेयर है जो हमें दिख भी रही हैं। गुड इवनिंग बेटा। तो जो हमें दिख रही, हाँ 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 बेटा, बहुत सारे स्टूल, प्रथम किचन में देखो बेटा, दो, एक किचन में तो नहीं है, रूम में देखो, आप ढूंढ के दो। फिर क्या है, तो ये क्या है, ये बहुत सारी लेयर्स में, तो ये स्ट्रेटिफाइड हो गया है ना ये। अब है हमारे पास कॉलमनर, हमने कॉलम्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। इट कंटेन्स वर्टिकल अरेंजमेंट सिलिंड्रिकल ब्रिक्स लाइक सेल्स। ये है कॉलमनर, और ये है, ये देखो इस तरह से वर्टिकल है, वर्टिकल है ना, लंबा, ठीक है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है कॉलमनर एपिथेलियम, और ये दूसरा क्या है, सिलिएटेड, मतलब एक ग्लैंडुलर और एक सिलिएटेड। जिसके ऊपर ये है, ये सीलिया है। सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर,
ठीक है। तो जिसके ऊपर सीलिया है ऐसे बना देना, ऊपर से वो सीलिएटेड हो गया। तो इसलिए एट सम प्लेसेस सच एज लाइनिंग ऑफ द ट्रैक, कहाँ पाया जाता है बस वो फटाफट लिखना है, जैसे ही टाइप बताई कहाँ पाया जाता है, उसमें क्या क्या है। तो ये कह रहे हैं सीलिया होता है कॉन्स्टेंटली ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहता है और चीज़ों को एंटर करने में मदद करता है। ग्लैंडुला एपिथेलियम जो है वो भी कॉलमनर एपिथेलियम के, लेकिन इसके सेल थोड़े लार्ज होते हैं और ये केमिकल सीक्रेट करते हैं। सच सेल्स आर कॉमन इन द लाइनिंग, और ये स्टोमक की लाइनिंग में पाए जाते हैं। इज इट ओके? तो और ये कहाँ कहाँ है? इनवर्ट्स हॉलो ट्यूबुलर ग्लैंड्स के बीच में, स्वेट ग्लैंड, ये सब कुछ लीवर पे भी ये पाए जा रहे हैं। तो हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू की टाइप क्या है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या है। इसके बाद है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। आज हम 2 ही करेंगे, बहुत दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स ऑन टिश्यू विद अनदर, बोलते हैं ये क्या करता है, ये एक ऐसा टिश्यू होता है सेंटर में होगा, इस साइड की चीज़ को और इस साइड की चीज़ को कनेक्ट करेगा, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। तो कह रहे हैं आल्सो कनेक्ट्स वेरियस ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स को ये कनेक्ट करता है। अबंडेंस ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, मैट्रिक्स, फ्यूअर सेलुलर एलिमेंट्स एंड फाइबर्स। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें बहुत सारे खाली स्पेसेस होते हैं, ठीक है, सेल कम होते हैं और फाइबर ज़्यादा होते हैं। इज इट ओके? तो ये है इसके बाद बोल रहे कनेक्टिव टिश्यू जो है अपने आप में क्लासिफाई है, और क्लासिफाई कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एक, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इज इट ओके? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे पास आ गया कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सर्व फॉर पैकिंग। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, चीज़ों को पैक करेगा और ऑर्गन्स को जोड़ेगा, और क्या करेगा, और ये सपोर्ट करेगा। वो कौन है? कार्टिलेज और बोन्स जो हैं वो सपोर्ट करेंगे। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है, ब्लड और लिम्फ हमारे अंदर जो है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड और लिम्फ। कार्टिलेज और बोन्स सपोर्टिव टिश्यूज है, और कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बाइंडिंग में मदद करेंगे। तो ठीक है, तो वो मसल्स और क्या होंगी, वो बोन्स, टेंडन्स। तो ये कह रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, हमने सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर किया, जो क्या कर रहा है, पैकेजिंग और बाइंडिंग में कर रहा है। तो उसकी टाइप क्या है, बोलते ये 3 टाइप में कैटेगराइज्ड है। पहला बोलते ये एरोलर, दूसरा एडिपोज और तीसरा फाइब्रस, ठीक है। एडिपोज ये क्वेश्चन आ जाता है, एडिपोज टिश्यू का दूसरा नाम क्या होता है, फैट टिश्यू। जहाँ फैट स्टोर हो उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, तो एडिपोज टिश्यू। एरोलर में क्या होगा, सब बीनीथ द एपिडर्मिस स्किन, बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है और अंदर क्या होगी, इसके बाद एरोलर। इट मेक्स द स्किन इलास्टिक एंड हेल्प इट टू विथस्टैंड, ठीक है। ये बोलते इसी की वजह से, एरोलर की वजह से ही वो जो टिश्यू है वो इलास्टिक है, खींचती है, टिश्यू को स्किन जो है खींचती है, इसी हवा एरोलर टिश्यूज की वजह से। एडिपोज फैट स्पेशलाइजर, फैट को स्टोर करके रखता है, और अंडर द स्किन एंड अराउंड द किडनी आइवॉल्स पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इंसुलेशन, गर्म रखता है हमें, क्या रखता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के आते हैं, वो कौन सा टिश्यू है जो गर्म रखता है, या एडिपोज टिश्यू का दूसरा नाम क्या है। तो इस तरह से बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं। इंसुलेशन के लिए कौन सा टिश्यू काम आता है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। फाइब्रस मतलब नाम से ही फाइबर लंबा लंबा होता है, तो ये एलोंगेटेड होंगे फाइबर्स, है ना, बंडल्स में होंगे, ठीक है। और दे फॉर्म द टेंडन्स विच कनेक्ट मसल्स टू बोन एंड लिगामेंट्स। तो फाइब्रस टिश्यू हमारी बॉडी में 2 तरह के हैं, क्या है, टेंडन्स और लिगामेंट्स। बता भी दिया टेंडन क्या होते हैं। टेंडन विच कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, टेंडन क्या होते हैं, जो मसल, एक मसल्स को बोन के साथ, और दूसरा बोन, जो बोन को जोड़ेगा वो लिगामेंट, और जब मसल को बोन से जोड़ेगा, ऐसे करके 2 हड्डियां हैं, अगर हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ना है तो वो लिगामेंट होगा, और अगर हड्डी को मांस के साथ जो चीज जोड़ रही है वो टेंडन होगी। समझ आ गई? इसके बाद है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कार्टिलेज है और बोन है। कार्टिलेज आपको पता है फ्लेक्सिबल होगा, हड्डी की तरह सख्त नहीं होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्टिलेज और बोन आता है, तो क्या करोगे, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है जबकि बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, और ये हार्ड होती हैं बोन्स और पोरस होती हैं, जबकि वो नॉन पोरस है कार्टिलेज और हार्ड नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगे उसके मैट्रिक्स में, खाली जगह होएगी, और इट हैज़ नो ब्लड। हाँ, आप काटोगे तो उससे ब्लड नहीं निकलता ज़्यादा, जैसे ये छिदवाया है ना, तो इसमें से ब्लड नहीं निकला, यहाँ कार्टिलेज है तो इससे ब्लड नहीं निकला है, और ये इलास्टिक होता है, ठीक है। ईयर, नोज,
ट्रैकिया, ब्रोंकिया, इन जगह ये पाया जाता है। जबकि बोन जो है वो हार्ड होएगी, पोरस होती है और ये ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई करती है। और इसका क्या है, ये क्वेश्चन आता है, हम लोग हड्डियों मतलब जैसे जो हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, क्या कहते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग सेल्स, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल से ये बनी होती है, इसलिए इसको ऑस्टियोब्लास्ट एंड इज रिच्ड मास्ट ऑर्गेनिक। तो किस किस चीज़ की बनी हुई है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल की बनी हुई है, और दूसरा ये रिच्ड होती है इनऑर्गेनिक साल्ट की बनी हुई होती है। मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा, है ना, बस काफ़ी है इतना। कल हम करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, और ये तो 5-5 लाइनों का खेल है, तो ये इसके साथ कल कंटिन्यू हो जाएगा। इज इट ओके? चलो लर्निंग स्टार्ट करो, लर्न करके सुनाओ।